सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल लेंगे मैनेजिंग एन अपहेवल, इसका टाइटल है। आप जानते हैं कोरोना ने तबाही मचाई हुई है पूरे देश पे, इसी पे बेस्ड है हमारा ये आर्टिकल। तबाही के कारण क्या है और कैसे इस तबाही को रोका जाएगा। शुरू करें। देखो, आर्टिकल तो बहुत ईजी है पढ़ने में, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन ग्रामर रूल्स बहुत सारे आए हैं और वोकैबुलरी थोड़ी सी रिच है। सारे ग्रामर और सारी वोकैबुलरी को आप रोज़ की तरह स्कूल्स पे देखेंगे। आज थोड़े रूल्स भी ज़्यादा हैं तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, है ना। 6 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रूर से इनको एक ट्राई देना। वीडियो में जब सारे रूल्स आप सीख लोगे, सारी वोकैबुलरी सीख लोगे, 6 के 6 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, है ना। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है मैनेजिंग एन अपहेवल। मैनेज करना तो आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करना क्या होता है। अपहेवल का मतलब होता है तबाही, तूफ़ान, जलजला, है ना। तो कह रहा है किसी जलजले को, किसी तूफ़ान को, तबाही को कैसे मैनेज किया जाए। अपहेवल अपने आप में बहुत एडवांस वर्ड है। इसके सिनोनिम होते हैं डिसऑर्डर, केओस और पेंडेमोनियम। एक और होता है, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, एनार्की। एनार्की, ठीक है। एनार्की, पेंडेमोनियम, अपहेवल, सबका मतलब यही होता है अराजकता, एकदम तूफान जो। अच्छा, बात किसकी हो रही है भाई? बात हो रही है ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। सारे देश में कैसे हर आदमी का वैक्सीनेशन होगा, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात हम कर रहे हैं। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले ज़रूर से अच्छे बच्चे की तरह एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। आज आपसे एक छोटा सा प्रपोजल भी रखूँगा मैं। कुछ आगे के प्लान्स हैं अपने, किस तरह का कंटेंट अपने को बनाना है। तो अभी एक बार चलते हैं आगे, फिर आगे जाकर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। कह रहा है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज़ अ नेसेसरी गोल बट इंडिया इज़ नो वेयर नियर अचीविंग इट। कह रहा है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है ना, अब देखो यूनिवर्सल मतलब सब तरफ, हर आदमी का, छोटे बड़े, है ना, जो 18 साल से ज़्यादा का है, हर एक का वैक्सीनेशन जो है। कह रहा है ये जो है ना, ये एक नेसेसरी गोल है, ये अपने आप में एक ज़रूरी टारगेट है। कह रहा है लेकिन जो इंडिया है वो बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, नो वेयर नियर है, बिल्कुल भी नियर नहीं है अचीव करने के इस चीज़ को। तो ज़रूरी है वैक्सीनेशन सभी का होना, लेकिन अगर इंडिया की स्टोरी देखो तो आज भी हम जो है 8-10% लोगों को ही वैक्सीन लगा पाए हैं, यूनिवर्सल से बहुत दूर हैं। समझ गए। वैक्सीनेशन की वर्ब है इज़, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की इंडिया की वर्ब है इज़। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने कलर अलग अलग दिया हुआ है। मैं टाइम निकालता हूँ इस एक्सरसाइज के लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा ना, ये सब्जेक्ट कौन और वर्ब कौन है, तो इंग्लिश में आप मत्था मार रहे हो, अपना झक मार रहे हो। ऐसा काम ना करें। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे देखने वाला ग्रामर रूल। बहुत ही अच्छा ग्रामर रूल है, कल ही मैंने खबरी ऐप पे भी करवाया था। डबल नेगेटिव्स का क्या होते हैं भाई, ये फिजिक्स पढ़ी होगी आपने थोड़ी बहुत 10वीं तक, है ना। नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाते हैं, सुना होगा ना आपने, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। वही इंग्लिश में भी हो जाता है। अगर आपने एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव यूज़ कर लिया, है ना, तो क्या होगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये अक्सर गलती करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं गलती, है ना, आपको नहीं करनी है। अब देखो कैसे इस गलती को पकड़ा जाए। आप जब भी नॉट के साथ में नो को देख लें, नो वेयर को देख लें, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नथिंग को देख लें, नो वन, नन, नोबडी को देख लें, सब में नो आ रहा है ना। ये लास्ट वाली 5 छोड़ दोगे तो ये तो नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, बाकी सब में नो वैसे भी आ रहा है, नो, नो वेयर, नन, नथिंग, है ना। अगर नॉट के साथ में इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो समझ लेना डबल नेगेटिव बना हुआ है। मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ क्या होता है डबल नेगेटिव, है ना। केयरलेसनेस विल नॉट गेट यू नो वेयर। केयरलेसनेस जो है, केयरलेसनेस जानते हैं ना आप, किसी चीज़ को लेकर के आपका बेपरवाहपन। तो कह रहे हैं केयरलेसनेस जो है वो आपको कहीं भी नहीं ले जा करके छोड़ेगी। मतलब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे अगर केयरलेस रहोगे, केयरफुल नहीं रहोगे तो। देखो सेंटेंस देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये डबल नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे? इसमें नॉट तो आ गया, नॉट तो आ गया, और नोवेयर भी आ गया। नोवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं। नोवेयर में ऑलरेडी नो लगा हुआ है और यहाँ भी नोट लग गया। अगर 2 नोट एक साथ मिल गए, डबल नेगेटिव मिला दिए, तो आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। इसका मतलब पता है क्या है? केयरलेसनेस जो है आपको हर जगह लेके जाएगी। मतलब ज़िंदगी में केयरलेस रहो, आप सब काम कर जाओगे, बड़े कामयाब आदमी बनोगे। उल्टी बात बन गई सारी। समझ गए मेरी बात को? क्या करें इसका? इसके एक ही इलाज है, नोट को निकाल दो। केयरलेसनेस विल गेट यू नो वेयर।
समझ गए ना, या तो नोवेयर आएगा या नॉट आएगा। मैंने क्या किया, नॉट को निकाल दिया। दूसरा तरीका क्या है, अगर नॉट को रखना हो तो नोवेयर की पॉजिटिव फॉर्म में बदल दो, जो कि होती है एनीवेयर। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे नोवेयर की क्या होती है, एनीवेयर, नथिंग की क्या होती है, एनीथिंग। तो ये काम भी आप कर सकते हो। सेकंड सेंटेंस देखो, शी हैज़न्ट गॉट नो मनी ऑन हर, उसके पास कोई पैसा नहीं है, जेब में 1 रुपया नहीं है उसके। समझ गए मेरी बात को, शी हैज़न्ट गॉट नो मनी ऑन हर। अब देखो हैज़न्ट में नॉट तो आ गया और नो मनी में फिर से नो आ गया। जब नो यहाँ लग गया, नॉट यहाँ लग गया, सेंटेंस डबल नेगेटिव हो गया। क्या करूँगा, इस नॉट को निकाल दो। क्या करूँगा, इस नॉट को निकाल के हैज़न्ट को बना दूंगा हैज़। शी हैज़ गॉट नो मनी ऑन हर। समझ गए मेरी बात को। मनी जो है ना, पैसा, कभी भी विद हर, विद मी ऐसा नहीं लिखा जाता, हमेशा ऑन मी लिखा जाता है। आई हैव नो मनी ऑन मी, याद रखें। पैसे के साथ में जब भी बात करनी हो, मेरी जेब में है या नहीं, तो मैं लिखूंगा आई हैव नो मनी ऑन मी। विद मी या इन माई पॉकेट इस तरह से ना लिखें, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लो, ही हैज़ नेवर टोल्ड नो लाइज, उसने कभी झूठ नहीं बोला। नेवर मतलब कभी नहीं, और नो लाई मतलब नहीं बोला, झूठ, है ना। 2 बार नो आ गया, नेवर में भी और यहाँ भी। इस नो को निकाल दो, नेवर को पड़ा रहने दो। ही हैज़ नेवर टोल्ड लाइज। आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। फिर से कभी डिटेल में करवाऊंगा ग्रामर सीरीज़ के अंदर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो मैं आपको सब कुछ करवाता हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत आती है तो ये आपके बेसिक्स के कमज़ोर होने का कारण है। अपने बेसिक्स पे आज से आपको काम करना है। बेसिक्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे चैनल के होम पेज पे। होम पेज पे आज ही जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू करें। 35-36 वीडियोज आ चुकी हैं। जिसने इसको पूरा कर लिया, एसएससी बैंक की पूरी बेसिक ग्रामर आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ़ायदा उठाएं इसका। इस प्लेलिस्ट के बिल्कुल नीचे 2 प्लेलिस्ट और पड़ी हैं जो कि प्रीमियम कंटेंट की हैं। इसमें एसएससी और बैंक्स का पेपर आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, कैसे प्रैक्टिकली करना है। दोनों ही प्लेलिस्ट को आप मेंबर बन के चला करके देख सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके अपना कंट्रीब्यूशन देके मेंबर बने। जब ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे ना, तो ये वीडियो आती है ये वाली, है ना, इसको प्ले करोगे, आपको सब कुछ समझाया गया क्या क्या आपको मिलेगा। आज शाम में या कल सुबह में एसएससी CHSL वालों के लिए एक फुल पेपर डालूंगा प्रीमियम वीडियोज़ में, है ना। पेपर आपका आगे खिसक गया है तो 1-2 फुल पेपर अपने कर लेते हैं पेपर से पहले। अब समरी ले लें। समरी ये है कि सेकेंड वेव ने कोरोना की पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है ये तबाही तो होनी ही थी, क्योंकि पिछले 1 साल से आप सोए हुए थे। जब आपको पता था फर्स्ट वेव में बुरी हालत है, तो सेकंड वेव के लिए आपको 1 साल में तैयार हो जाना था, है ना। पर आपने सारा ध्यान कहाँ लगाया, इलेक्शन में, इधर उधर। कह रहा है इसी बीच में आपने वैक्सीनेशन पे भी ध्यान नहीं दिया अच्छे से। प्लान तो आपने बनाया नहीं। 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगाने से पहले एक प्लान भी बनता है, वो आप बनाना भूल गए। अब यही कह रहा है कि इसका एक ही इलाज है सेकंड वेव का, थर्ड वेव भी आएगी। आप वैक्सीनेशन कर डालो। जितनी भी रास्ते में आपके रोडे हैं उनको एक एक करके पहचानो और प्लान करो कैसे उन रोडों के पार जाओगे और लोगों को वैक्सीन लगाओगे। समझ गए। आज की इसकी यही समरी है। क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है इंडिया को और थोड़ा कंसर्न भी है, तो क्रिटिसाइजिंग और कंसर्न दोनों ही हमारी टोन्स होंगी आज की। शुरू करते हैं। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ पैनिक, पब्लिक प्रेशर एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस दैट इंडिया इज इन सीम्स टू हैव prompted the center to authorize vaccines to anyone above 18 and give states more control over procurement। अब ये आज के हालात बता रहा है क्या है। कह रहा है एक जो जुगलबंदी है ना, कॉम्बिनेशन है किस किस का भाई। एक तो पैनिक का, पैनिक होता है डर, फियर। दूसरा पब्लिक के प्रेशर का, लोगों का दबाव का। और तीसरा जो है कॉम्प्रीहेंशन का, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग किसकी, समझ किसकी, मैग्नीट्यूड की, लेवल की, स्केल की, इस क्राइसिस के, इस तूफान के। कह रहे इन तीनों चीज़ों की जुगलबंदी ने, डर ने, लोगों के प्रेशर ने और इस चीज़ की समझ ने कि ये तूफान कितना बड़ा है। कह रहे इन तीनों चीज़ों ने ना, अब ये कौन सा क्राइसिस है जो कि इंडिया इज़ इन, जिसके अंदर इंडिया भी फंसा हुआ है। कह रहे ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है सीम्स, दिखाई देता है। अच्छा क्या करता हुआ, प्रॉम्प्ट कर चुका होता हुआ, हैव प्रॉम्प्टेड, सरकार को मजबूर कर चुका होता हुआ। प्रॉम्प्ट करना मतलब मजबूर करना। और किसको, सेंटर को, सरकार को। मतलब किस काम के लिए, ऑथोराइज़ करने के लिए, अपनी अथॉरिटी देने के लिए उन वैक्सीन्स को जो कि हर एक के लिए होंगी 18 साल से ऊपर का, और देने के लिए स्टेट्स को ज़्यादा कंट्रोल किसके ऊपर, प्रोक्योरमेंट के ऊपर, वैक्सीन की खरीद के ऊपर। समझ गए सेंटेंस को। तो लोगों का प्रेशर, डर
और जैसे ही सरकार को समझ में आया कितने बड़े तूफान में इंडिया फंस गई है, तो सरकार ने इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से सरकार मजबूर हो गई है आज की डेट में कि 18 से ऊपर सब वालों को सबको वैक्सीन देगी, और स्टेट्स को ज़्यादा कंट्रोल दे रही है कि आप कैसे वैक्सीन खरीदो, अपने पैसे से कोई भी स्टेट अब वैक्सीन खरीद सकता है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। सेंटेंस टेढ़ा है, कॉम्बिनेशन की वर्ब यहाँ पड़ी है सीम्स, इंडिया की वर्ब है इज, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, तो एक्चुअल में आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को देखने की कोशिश कर रहा होता है एग्जामिनर, है ना। कॉम्प्रिहेंशन। मैग्नीट्यूड मतलब स्केल बोल दो, लेवल बोल दो। प्रॉम्प्ट करना मतलब मजबूर करना, फोर्स करना, इंसाइट करना, ट्रिगर करना, है ना, किसी से कोई काम करवाना। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज, किसी चीज़ को खरीदना होता है प्रोक्योर करना। आगे बढ़े। कह रहा दिस इज डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अप प्रोडक्शन एंड इन द सप्लाई इन मैनेजमेंट ऑफ वैक्सीन्स अमिड द सर्ज इन केसेस। कह रहा है ये ऊपर वाला पूरा हुआ कैसे? कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, दिस इज़, ये है बावजूद उन प्रॉब्लम्स के, उन जो है परेशानियों के, जो है स्केल अप करने में। स्केल अप करना मतलब होता है किसी चीज़ को धीमे 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 ऊपर लाना, समझ गए ना। कह रहा है ये सारी जो ऊपर वाली चीज़ है बावजूद है उन प्रॉब्लम्स के जो आ रही हैं स्केल अप करने में, प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाने में, प्रोडक्शन को, और किस में आ रही हैं? सप्लाई में आ रही हैं और मैनेजमेंट में आ रही हैं वैक्सीन्स के। और किस बीच? बीचों बीच इस सर्ज के, इस इंक्रीज़ के जो आ रहा है केसेस का। तो केस बढ़ रहे हैं, सरकार के पास वैक्सीन है नहीं, सप्लाई कर नहीं पा रही, प्रोड्यूस कर नहीं पा रही, बावजूद इन चीज़ों के ना सरकार बोल रही है 18 से ऊपर वालों सबको हम वैक्सीन देंगे। कह रहे हैं डिस्पाइट ये हो रहा है। समझ गए सेंटेंस को? अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़। दिस की वर्ब है इज, स्केल अप मैंने आपको बता दिया, धीमे धीमे ऊपर लाना। अब इसके लिए दो फ्रेजल वर्ब्स और हैं, दूसरी है लेवल अप और तीसरी है रैचेट अप। ध्यान देना, रैचेट अप आएगी और ख़ास करके इकोनॉमिक आर्टिकल में आती है। जैसे कोई अर्थव्यवस्था है बंद पड़ी है ना, कोविड के बाद, तो लॉकडाउन लगने के बाद धीरे धीरे जो अनलॉक पीरियड आया तो उसमें रैचेट अप किया हमने, अर्थव्यवस्था को धीमे 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 करके खोला। समझ गए ना? चलो आगे बढ़े। कह रहा है दिस स्टेप, द स्टेप कुड नॉट हैव बीन ईजी टू टेक। कह रहा है ये जो स्टेप था ना, ये ईजी नहीं था टेक करना। सरकार का सबको वैक्सीन देने का फैसला लेना ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल स्टेप है। अब कैसे आगे बताएगा ये? कह रहा है फॉर वन, द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन अर्ली जनवरी टू एक्सपैंड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वर अंडर द assumption that it would be at least August before vaccines could be finally opened up for all। कह रहा है सर, पहली चीज़ तो ये देखो, फॉर वन जहाँ भी लिखा हुआ मिल जाए ना, फॉर वन का मतलब होता है पहली चीज़ तो ये। तो कह रहा है पहला काम तो ये, पहला रीज़न तो ये, जो प्रोसेसेस इनिशिएट हुई थी सरकार के द्वारा, जो प्रोसेसेस को शुरू किया गया था सरकार के द्वारा जनवरी की शुरुआत में, और किस लिए? एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, वैक्सीन्स को बनाने की ताकत को। कह रहे ये सारी जो प्रोसेस थी ना, ये इस अजम्पशन के अंडर थी। इन सारी प्रोसेसेस के पीछे एक ही अजम्पशन या आधार था, दैट वो ये था कि ये होगा एटलीस्ट अगस्त, बन जाएगा एटलीस्ट अगस्त। और किससे पहले? इससे पहले कि वैक्सीन जो हैं उनको फुल्ली जो है ओपन अप किया जाएगा सबके लिए। तो जनवरी में सरकार ने वैक्सीन बनानी शुरू की तेज़ी से, और इस अजम्पशन में बनानी शुरू की कि अगस्त तक तो हमें सिर्फ बड़े बूढ़ों को देनी है, अगस्त के बाद ही हम सबके लिए खोलेंगे। पर इसी बीच अप्रैल के अंदर सरकार मजबूर हो गई और बोल दिया सबके लिए हम वैक्सीन खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है पहला रीज़न फॉर वन। अब आ जाओ उस पर देखने वाली चीज़, इनिशिएटेड क्या है भाई? वर्ब नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तभी आप बता पाओगे। प्रोसेसेस की वर्ब तो वर है, इनिशिएटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। वो वाली प्रोसेसेस जिनको शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, समझ गए ना, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ मैं ग्रामर में करवा चुका हूँ आपको, है ना। बेसिक से ग्रामर करवाइए, कोई ऐसा ना बोले सर मुझे आता नहीं है। ये करवा चुका हूँ यार, 1 साल हो चुका है। अब तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, खुद भी ना मेहनत करनी पड़ेगी। कह इन दिसंबर it was announced that India's priority would be to fully inoculate 300 million of the most vulnerable। कह रहा दिसंबर में क्या हुआ था पिछले साल? ऐसा अनाउंस किया गया था, ऐसा ऐलान किया गया था दैट वो ये कि इंडिया की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वुड बी, वो होने वाली है कि वो फुल्ली इनोकुलेट करे, पूरी तरीके से टीकाकरण करे, वैक्सीनेशन करे 300 मिलियन लोगों का, 30 करोड़ लोगों का। और ये भाई 30 मिलियन कौन है, 30 करोड़ कौन है? जो हैं द मोस्ट वल्नरेबल के। देखिए वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, डिफेंसलेस। तो सबसे डिफेंसलेस जो लोग हैं, सबसे कमज़ोर जो लोग हैं 45 से ऊपर के, यही हमने अनाउंस किया था कि उनको सबसे पहले
वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज और सेंटेंस में देखने वाली ग्रामर, इनोकुलेट देख लेना, इसका मतलब होता है किसी को टीका लगाना, है ना, किसी को वैक्सीनेट करना, इनोकुलेट करना, इम्यूनाइज करना, ये आगे तीनों वर्ड्स आएंगे, तीनों का मतलब होता है किसी को वैक्सीन जो है लगाना। ग्रामर रूल क्या है इसमें, वही वाला है जो कई बार करवा चुका हूँ, अच्छे से सबको पता होना चाहिए, कॉमन प्लूरल नाउन्स का। वल्नरेबल एक एडजेक्टिव है, वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक पर्सन। अब देखो ये एडजेक्टिव के आगे द लगा दिया, द मोस्ट लगा करके हमने सुपरलेटिव डिग्री बना दी। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे द और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन को खाली अकेले ऐसा लिख करके एक नाउन में चेंज कर दिया। जब भी आपको एडजेक्टिव से पहले द मिल जाए ना, समझ लेना कॉमन प्लूरल नाउन बनाया जा रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे द वीक नीड या नीड्स हेल्प, गरीब लोग, वीक लोगों को, वीक का मतलब कमज़ोर लोग है ना, कमज़ोर लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। द लग गया वीक के आगे, वीक है एक एडजेक्टिव, इसके आगे कोई नाउन पड़ा नहीं, तो ये द वीक जो है सारे कमज़ोर लोगों की क्लास को बता रहा है, समाज के कमज़ोर वर्ग की बात कर रहा है, समझ गए ना। तो एक नाउन हो गया, जैसे ही नाउन बनेगा अपनी वर्ब लेगा, कौन सी, प्लूरल वर्ब, मैं यहाँ लगाऊंगा नीड्स। द वीक नीड्स, नीड हेल्प, है ना। लेकिन द वीक वुमेन नीड या नीड्स हेल्प, इस केस के अंदर आप यहाँ पे नीड्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि द वीक जो है ना, द वीक, इसके आगे वुमन पड़ा है, ये वुमन जो है ना, इसके लिए द वीक आया है। यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, एक्चुअल में जो सही सब्जेक्ट है वो है वुमन, समझ गए। आगे नाउन नहीं पढ़ा होना चाहिए, अगर आगे नाउन पढ़ा है ना तो फिर कॉमन प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इस नाउन की वजह से वर्ब सिंगुलर आएगी, नीड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट अबाउट 127 मिलियन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड इंक्लूडिंग ए सेक्शन ऑफ दोज अबव 45 विदाउट अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, around 70 million have been fully inoculated or about 5% of the intended beneficiaries. करेक्ट, गिवन जो चीज़ दी गई है उसको देखते हुए कौन सी चीज़ गिवन है, दैट वही है कि लगभग 127 मिलियन डोजेस को एडमिनिस्टर किया जा चुका है। 127 मिलियन कितना हो गया भाई, 12 करोड़ 70 लाख। एडमिनिस्टर करने का मतलब है वैक्सीन्स को लगाना। करें इस चीज़ को देखते हुए कि 127 मिलियन डोजेज लग चुकी हैं, जिसमें शामिल है 127 मिलियन में वो वाला सेक्शन, वो वाला वर्ग समाज का जो है 45 से ज़्यादा का, 45 साल से ऊपर का, और जिनके कोई भी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन नहीं है, उनको ना शुगर है, ना उनको कोई हार्ट कंडीशन है ना, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर नहीं है। तो कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए, अच्छा क्या चीज़, कह रहा लगभग 17 मिलियन जो है ना उनको फुली इनोकुलेट कर दिया गया है। 1 करोड़ 70 लाख लोगों को दोनों वैक्सीन लग गई हैं, दोनों बार की, और जो कि है 5% जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज़ का। हमारे टोटल बेनिफिशरी जो हैं जिनको हमने इंटेंड किया है, जिनका इरादा है हमें वैक्सीन लगाने का, उसका 5% है। समझ लो सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है इतनी डोजेज लग गई हैं, है ना। इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को भी देखो साथ में कि इन 127 में से सिर्फ 17 मिलियन ही वो लोग हैं जिनको दोनों डोजेज लगी हैं, बाकी तो वो लोग हैं जिनको एक लगी है और शायद वो 45 से ऊपर की हैं, है ना, और उनको कोई हेल्थ जो है अंडरलाइन कंडीशन नहीं है। अब आज सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है वैक्सीन को लगाना। फिर बता रहा हूँ, टीका लगाने को ऐसा ही बोला जाता है ना, वैक्सीन लगाने को एडमिनिस्टर अ वैक्सीन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, जो अंदर छुपी हो। देखो अंडर मतलब नीचे, लाई मतलब लेटा हुआ। ये आपको दिख नहीं रही है, हिडन है उस आदमी के अंदर, उसके अंदर इनहेरेंट है, लेटेंट है, इंट्रिंसिक है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन वही होती हैं, मतलब आपको वैसे तो सब भले चंगे हो, लेकिन वैसे आपको पूछो तो आपको बीपी भी है, आपको डायबिटीज़ भी है ना। तो अंडरलाइंग है, ये अंदर छुपी हुई आपकी कंडीशंस हैं, बीमारियाँ हैं। बढ़े आगे। कह रहा है एट द ऑप्टिमिस्टिक रेट ऑफ 3 मिलियन डोजेज अ डे इट वुड टेक एटलीस्ट 260 days फ्रॉम टुडे फॉर एवरी एडल्ट टू गेट एटलीस्ट अ सिंगल शॉट। कह रहा है अगर ऑप्टिमिस्टिक रेट को हम देखें, एट द ऑप्टिमिस्टिक रेट, ऑप्टिमिस्टिक होती है आशावाद, है ना, एकदम जो है आशा से भरी हुई। कह रहा है अगर इस रेट को हम देख लें, दर को, जो है 3 मिलियन डोजेस की, 30 लाख डोजेस की हर रोज़, तो कह रहा है इसमें लग जाएंगे 260 डेज़ कम से कम एटलीस्ट। और कब, आज से, फ्रॉम टुडे। और किस काम के लिए, हर एडल्ट के लिए कि वो गेट करे कम से कम एक सिंगल शॉट को। तो 260 देख लेना कितने, 9 महीने हो गए ना, कम से कम 9 महीने लगेंगे सिर्फ 18 से ऊपर वालों को एक वैक्सीन लगाने में, आज की अगर रेट के हिसाब से हम चलें तो। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल आर्टिकल है। कह रहा है 8 months ago India had begun a decline in daily infections to the extent that by January India's leadership itself, going by its own policy actions, believed that a devastating second wave was unlikely. इस तरह के सेंटेंस में जिसमें 2 हाइफन लगे हों, 2 डैश लगे हों, उसको पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है, डैश से डैश के बीच का जो है वो अलग कर दो, बाकी सेंटेंस को पढ़ लो। वही करूँगा मैं।
कह रहा 8 महीने पहले 8 मंथ्स अगो इंडिया शुरू कर चुका था बिगिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिगिन, है ना। कह रहा 8 महीने पहले इंडिया शुरू कर चुका था एक डिक्लाइन को डेली इन्फेक्शंस में। अच्छा कहाँ तक? टू द एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक, इस लेवल तक दैट वो ये की कि बाय जनवरी तक इंडिया की लीडरशिप जो थी ना, इंडिया की जो मैनेजमेंट है, इंडिया के जो नेता हैं, खुद ही वो इटसेल्फ, बीच वाला छोड़ दो, बिलीव्ड, वो ऐसा मानते थे दैट, वो क्या मानते थे कि एक डिवॉस्टेटिंग सेकेंड वेव, एक तबाही मचाने वाली दूसरी वेव जो है वो अनलाइकली थी, बिल्कुल भी संभावित नहीं थी। समझे मेरी बात सेंटेंस को? 8 महीने पहले इंडिया ने केसेस में कमी को देखना शुरू किया था और इस लेवल तक हमने कमी देखी, दिन में 5-10 हज़ार केस आ रहे हैं जनवरी तक, कि इंडिया के हमारे पीएम सीएम ने भी सबने मान लिया था कि सेकंड वेव तो नहीं आ सकती इंडिया में, है ना, बिल्कुल भी कोरोना वापस नहीं आएगा। अब आ जाओ सेंटेंस में बीच वाला ऐड कर दो, गोइंग बाय इट्स ओन पॉलिसी एक्शंस। गोइंग बाय का मतलब है इस हिसाब से देखते हुए, इसको कंसीडरिंग भी बोल सकते हो आप, है ना। करेक्ट, कंसीडर करते हुए इसके खुद के पॉलिसी एक्शंस को। ये जो इंडिया के लीडरशिप ने माना था, हमें कैसे पता लगा? अगर इंडिया के लीडरशिप के खुद के पॉलिसी एक्शन आप देख लो ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हमारे पीएम साहब ने, हमारे सरकार ने ऐसा सोच रखा था कि कोरोना फिर से नहीं आएगा। गोइंग बाय का मतलब क्या होता है? कंसीडरिंग, है ना। चलो, डिवॉस्टेटिंग का मतलब है डिस्ट्रक्टिव, डिजास्टरस, कैलामिटस, जिसमें तबाही भरी हो, है ना। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। इटसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। आज एम्फेटिक प्रोनाउन आपको नहीं कराऊंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, करवा चुका हूँ ऑलरेडी कई बार आपको। ऑन से पहले पजेसिव हमेशा लगाना है, इट्स ऑन, माई ऑन, योर ऑन, हर ऑन, है ना, हमेशा एक पजेसिव ऑन से पहले आएगा। कर देयर इज़ नो अदर एक्सप्लेनेशन वाई इंडिया, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द यूएस एंड द यूके, डिड नॉट टाई अप ऑर्डर्स टू इनोकुलेट मोस्ट ऑफ इट्स एडल्ट्स विद इन दिस ईयर। अब गलती बता रहा है, कह रहा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ की, इस चीज़ को और दूसरे तरीके से समझाया जा ही नहीं सकता। क्यों इंडिया ने फॉलो करते हुए एग्जाम्पल को अमेरिका के और यूके के टाई अप नहीं किया ऑर्डर्स को? टाई अप करना मतलब होता है सिक्योर करना, ऑर्डर आप जानते हैं। तो इंडिया ने सिक्योर नहीं किया ऑर्डर्स को इनोकुलेट करने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए ज़्यादातर इसके एडल्ट्स को अगले पिछले 1 साल के अंदर। अमेरिका और यूके ने पता क्या किया? जैसे ही कोरोना आया ना, थोड़ा बहुत संभलते ही उन्होंने वैक्सीन तो बनाई, साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीन कंपनियों को पैसे भी दे दिए, सारे पैसे उनके यहाँ दरवाजे पर रख दिए कि हमें अगले 1 साल में वैक्सीन चाहिए, हर आदमी की लगनी चाहिए। उन्होंने दूसरी वेव का वेट किया ही नहीं। कह रहा इंडिया ने ना इस एग्जाम्पल को कभी फॉलो किया ही नहीं। इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इंडिया ये मानता था कि हमारे यहाँ सेकेंड वेव कभी आएगी नहीं। अगर ऐसा फॉलो किया होता तो हम भी सारी कंपनियों को ऑर्डर दे के बैठे होते आज की डेट में कि हमारे हर आदमी को वैक्सीन 1 साल में लग जानी चाहिए, जो कि नहीं लगी। समझ गए ना? टाई अप करने का मतलब होता है सिक्योर करना, पहले से ही बोल देना भाई मेरा है ये, मेरे सारी वैक्सीन जो है हमारे यहाँ लगेंगी, है ना। कह रहा है इंडिया ऑल्सो अप्लाइड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अब बता रहा है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी इंडिया ने अप्लाई किए। कैसे कैसे? वेविंग क्रिटिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन बट हैविंग स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेन कंपनीज। वेव कर दिया, डिस्काउंट कर दिया क्रिटिकल ट्रायल्स को कोवैक्सीन नाम की इस वैक्सीन के लिए, इंडियन वैक्सीन के लिए, लेकिन रखा इन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कठोर, बहुत ही हार्ड रिक्वायरमेंट को फॉरेन कंपनीज़ के लिए। तो कोवैक्सीन का तो 3rd फेज़ भी पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले लगानी शुरू कर दी। और फाइजर की, मॉडर्ना की वैक्सीन इंडिया में आती है ना, तो उससे पहले सरकार बोलती है ये सारी चीज़ें आप पहले प्रूव करके दिखाओ। तो बाहर की वैक्सीन को तो हमने आने नहीं दिया और अपनी वैक्सीन को डबल स्टैंडर्ड लगा करके ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया। समझ गए? अप्लाई करना आप जानते हैं इंडिया की वर्ब है। वेव करना मतलब किसी चीज़ को माफ़ कर देना, डिस्काउंट कर देना, भूल जाना। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही हार्ड, टाइट, इनफ्लेक्सिबल, एकदम कड़ा बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट पे एक और वर्ड बनता है स्ट्राइडेंट। देखने में दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, मीनिंग इनका अलग अलग है। स्ट्राइडेंट वर्ड हर लड़के हर लड़की को आना चाहिए। कोशिश करना कमेंट सेक्शन में डालो स्ट्राइडेंट का मीनिंग क्या होता है, बिना डिक्शनरी को यूज़ किए ना, स्ट्राइडेंट। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है द सप्लाई लाइन्स आर दस इनएडिक्वेट। कह रहा है इसीलिए सप्लाई लाइन्स जो हैं आज की डेट में इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। बाहर की किसी भी वैक्सीन को इंडिया में हमने आने नहीं दिया और इस वजह से आज की डेट में वैक्सीन चाहिए पर कोई वैक्सीन है ही नहीं। कह रहे द सेकेंड वेव, द हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल ऑक्सीजन क्राइसिस हैव डीरेल्ड ऑल प्रीवियसली लेड आउट प्लान्स। कह रहे दूसरी जो वेव आई और जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और जो हॉस्पिटल में मेडिकल ऑक्सीजन लगती है, जो उसका क्राइसिस आया, कह रहे इन तीनों चीज़ों ने ना डिरेल कर दिया है, पटरी से उतार दिया है पहले से लेड आउट प्लान्स को, पहले से फॉर्मुलेटेड योजनाओं को। तो सरकार ने तो बहुत चीज़ें सोची हुई थी, लेकिन सेकेंड वेव ने 1 महीने में ऑक्सीजन भी ख़त्म कर दी, हॉस्पिटल्स में बाढ़ भी आ गई,
सारे प्लान डिरेल हो गए, पटरी से उतर गए। लेड आउट का मतलब होता है फॉर्मुलेटेड, पहले से बना हुआ, एक फ्रेजल वर्बल लेआउट। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। आगे बढ़े, कह रहा ओपनिंग ऑफ वैक्सीन्स फॉर ऑल ऑन May 1st एंड लेटिंग स्टेट्स negotiate डील्स विद मैन्युफैक्चरर्स does not sound like the government is listening to the people. But given the background of supply constraints until June, there is a likelihood that the story of vaccine shortage will surface more acutely. सबसे लंबा सेंटेंस है पर सिंपल है। कह रहा ओपन अप कर देना, खोल देना वैक्सीन को, और किसके लिए? सभी के लिए। और कब? May 1 को। तो 1 मई को अगर आप 18 साल के हो और जो कि होगे भी, ज़रूर से जाके वैक्सीन आप लगवा सकते हैं ना। कह रहे इस काम को कर देना। और दूसरा लेट कर देना, लेट करने का मतलब होता है अलाउ करना, अलाउ कर देना स्टेट्स को कि वो निगोशिएट करें डील्स को, वो खुद ही डील कर लें वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ। कह रहे ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, एक तो ओपन करना और स्टेट्स को अलाउ करना, कह रहे ये साउंड करती हैं, ये बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती हैं, हमें दिखाई देती हैं जैसे कि लाइक गवर्नमेंट जो है वो लिसन कर रही है किस चीज़ को? लोगों को। समझ रहे मेरी बात को? इन दोनों को देख करके ये लगता है कि सरकार जो है बिल्कुल अच्छे से लोगों की बात को सुन रही है। कह रहा लेकिन देखते हुए गिवन इस बैकग्राउंड को, इस पृष्ठभूमि को, इस इतिहास को जो है वैक्सीन की सप्लाई में कंस्ट्रेंट्स का, वैक्सीन की सप्लाई में पाबंदियों का, और कब तक? आने वाली जून तक। कह रहे इस चीज़ को देखते हुए पूरा लाइकलीहुड है, पूरी की पूरी संभावना है दैट इस चीज़ की कि जो स्टोरी है ना वैक्सीन स्टोरेज की, शॉर्टेज की, वो सरफेस होगी, वो उभर करके आएगी और ज़्यादा एक्यूटली और ज़्यादा तेज़ी से। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबके लिए वैक्सीन खोल देना और स्टेट्स को अलाउ कर देना कि वो खुद ही डील कर लें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ। जितना पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारी स्टेट में उतनी वैक्सीन खरीद लो। कह रहा है ये दोनों काम सुनने में लगते हैं कि सरकार जो है सुन रही है, लिसन टू कर रही है लोगों को, लोगों की बात को जो है पूरी तवज्जो दे रही है। कह रहे लेकिन अगर बैकग्राउंड आप देखो ना सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स का, वैक्सीन के अंदर कितनी पाबंदियाँ हैं सप्लाई के अंदर ना, हमारे पास रॉ मटेरियल अभी अमेरिका से आ नहीं रहा है ना। कह रहा और कब तक है? जब तक जून तक है, आने वाली जून तक। कह रहा पूरा लाइकलीहुड इसी बात का है, पूरी संभावना इसी बात की है कि वैक्सीन शॉर्टेज की जो कहानी है वो सरफेस होगी, वो उभर करके आएगी और ज़्यादा तेज़ी से, एक्यूटली और ज़्यादा शार्प तरीके से। तो वैक्सीन के लिए हमने स्टेट्स को तो बोल दिया आप खरीद लो, लेकिन खरीदो किससे? कोई बनाएगा तभी आप खरीदोगे ना। तो आने वाले टाइम में आप यही सुनोगे, स्टेट्स तो भर भर के पैसा लेके खड़ी हैं दरवाजे पे, लेकिन कोवैक्सीन और दूसरी कौन सी है अपनी कोविशील्ड, इनकी सप्लाई, इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। एक्यूटली मतलब शार्पली, सीवियरली बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ये लेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ ना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेट के बाद में देखो, लेट है ना, एक लेट ऐसी वर्ब है जो कि पॉजिटिव वर्ब होती है ना। लेट के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आएगा बेयर इन्फिनेटिव। लेट का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, किसी काम करने की इजाज़त देना। लेट अस टू गो देयर, हमें वहाँ जाने की इजाज़त दो। लेट अस टू गो देयर, तो लेट हो गया, लेट हो गई आपकी वर्ब, अस हो गया उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, ये होगा बेयर इन्फिनेटिव। तो क्या करना है? इस टू गो में से टू को निकाल देना है, लेट अस गो देयर। वैसे ही द टीचर लेटेड अस टू राइट द एग्ज़ाम, टीचर ने हमें अलाउ कर दिया एग्ज़ाम को राइट करने के लिए। तो लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया अस और इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया टू राइट। टू राइट एक टू इन्फिनेटिव है, हमें बनाना है बेयर, टू को निकाल दो। द टीचर लेटेड अस राइट द एग्ज़ाम। अब देखो ये सेंटेंस अभी भी गलत है। लेट एक ऐसी स्पेशल वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म लेट 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 ही रहती है। अब यहाँ पे V2 यूज़ करनी थी, लेकिन लेटेड नाम का कोई वर्ब इंग्लिश में नहीं है। क्या करना है? इस TED को भी निकाल दो। याद रखें, लेट ना केवल अपने बाद में बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बल्कि लेट कभी अपनी फॉर्म्स को चेंज भी नहीं करता है। बढ़े आगे। कह रहा है, कहाँ गया भाई? कह रहा है लीडिंग इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स सच एज फाइजर एंड मोडर्ना have supply commitments already tied up, and it is unclear if merely the policy move of liberalizing vaccine supply will leave the states in India with the finances and negotiating power to procure enough stocks of vaccines. अब देखो इंडिया में 2 वैक्सीन जो मिलती हैं वो तो हो गई ख़त्म, ऑलमोस्ट है ना, ख़त्म हो रही हैं। अब जो स्टेट्स हैं वो बाहर से ही खरीदेंगी। अब बाहर की वैक्सीन की बात कर रहा है। कह रहे लीडिंग जो इंटरनेशनल वैक्सीनेटर्स हैं ना, दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन बनाने वाले उत्पादक जो हैं, सच है जैसे कि पहला है फाइजर, दूसरा है मोडर्ना। फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है, इसका पी साइलेंट होता है, इसको फाइजर बोलें, पी फाइजर ना बोले, है ना। तो कह रहे इन दोनों कंपनियों की जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेटर्स हैं, इनकी ऑलरेडी सप्लाई कमिटमेंट्स हैं, इन्होंने पहले ही वादे किए हुए हैं जो कि टाइड अप हैं, सिक्योर्ड हैं।
इतनी वैक्सीन अमेरिका में, इतनी वैक्सीन यूरोप में, इतनी वैक्सीन अफ्रीका में, तो पहले इन्होंने सबको वादा कर रखा है। कह रहा है और ये चीज़ बिल्कुल अनक्लियर है, बिल्कुल साफ नहीं है कि खाली खाली जो पॉलिसी मूव है, सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है लिबरलाइज करने की, पूरी छूट देने की वैक्सीन सप्लाई को, कह रहा है वो लीव करेगी स्टेट्स को इंडिया के अंदर। और कौन सी स्टेट्स? जिनके पास फाइनेंसिस भी है, जिनके पास पैसा भी है और निगोशिएटिंग पावर भी है, बातचीत करने का तरीका भी जिनको आता है। कह रहा है इनको कैसे लीव करेगी? प्रोक्योर करने के लिए इनफ स्टॉक्स को इन वैक्सीन्स के। सरकार ने बोला भाई तुम्हारे पास पैसा है तो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन खरीद लो जाके, स्टेट्स को बोला। लेकिन फाइजर मॉडर्ना भी तो एक गिनी चुनी नंबर ऑफ वैक्सीन ही बनाएंगे ना। ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा है कि अगले 1 साल में हमें यहाँ लगानी है। अब तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो तुम्हारी स्टेट के पास, लगता नहीं है वो पैसा काम आएगा, चाहे कितना भी पैसा बहा दो। इन कंपनी की वैक्सीन तो ऑलरेडी ये बेच चुके हैं अगले 1 साल के लिए, समझ गए? प्रोक्योर करना मतलब खरीदना। इनफ जो है एक एडजेक्टिव होता है, हमेशा नाउन के पहले आता है, लेकिन इनफ एक एडवर्ब होती है तो एडजेक्टिव के बाद में आती है। अगर यहाँ पे स्टॉक्स की जगह पे कोई एडजेक्टिव होता तो इनफ को हमें उसके बाद में शिफ्ट करना होता, आप जानते हैं। इसी तरीके से इनफ नाम की एडवर्ब चलती है। चले आगे। कह रहा मोर ओवर गिवन दैट दिस इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया, लॉकडाउन्स आर रीसर्फेसिंग इन सिटीज़ and no end is in sight for the second wave. The logistics of administration will continue to be challenging. कह रहा है इससे भी ऊपर मोर ओवर का मतलब क्या है? जो सब कुछ मैंने तुम्हें बताया अब उससे ऊपर एक बात और सुनो, है ना, मोर ओवर। अच्छा मोर ओवर क्या? कह रहा है गिवन इस चीज़ को देखते हुए, दैट कौन सी चीज़? ये सबसे गर्म महीना है इंडिया का, दिस इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया। कह रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए और लॉकडाउन जो है रीसर्फेस हो रहे हैं सिटीज़ के अंदर, फिर से लग रहे हैं लॉकडाउन, फिर से उबर करके आ रहे हैं। और कह रहा है कोई भी अंत जो है वो साइट में नहीं है, दूर दूर तक हमें दिख नहीं रहा सेकंड वेव का। कह रहा है इन तीनों चीज़ों को देखते हुए, कह रहा हुआ क्या? जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की वैक्सीन को लगाने की, वो कंटिन्यू करेगी। चैलेंजिंग होना, चुनौती भरा होना। गर्मी पड़ रही है, लॉकडाउन लग रहे हैं, दिख नहीं रहा कब कोरोना ख़त्म होगा। कह रहे इन तीनों चीज़ों को अगर देख लो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो अपने आप में बहुत ही चुनौती भरी होने वाली है सरकार के लिए। समझ गए? लॉजिस्टिक का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्लानिंग, किसी चीज़ को कैसे अंजाम दिया जाएगा, प्रोसेस को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। और इसमें कुछ है क्या देखने वाला? रीसर्फेस करना मतलब री इमर्ज होना, किसी चीज़ का फिर से उबर करके आना। कह रहा इट वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टू रैपिडली इनोकुलेट अ नेशन ऑफ बिलियन। अब ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कह रहा है ये हमेशा से इम्पॉसिबल होने वाला था, फटाफट से रैपिडली, फटाफट से इनोकुलेट करना, वैक्सीन लगाना एक देश को 100 करोड़ लोगों के। तो कह रहा है वैसे ही बहुत चैलेंजिंग काम है, 1 बिलियन 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना अपने आप में फटाफट से। तो कह रहा है वैसे ही इम्पॉसिबल चीज़ थी ये। कह रहा है बट chaos and confusion which now seem inevitable could have been averted with some foresight and planning। कह रहे लेकिन जो अराजकता और कन्फ्यूजन हम देख रहे हैं आज की डेट में, chaos और कन्फ्यूजन जो है, जो कि दिखाई देते हैं इनएविटेबल, जो कि अब दिखते हैं कि होके ही रहेंगे, ये अराजकता सिर्फ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। कह रहे इन दोनों को अवॉइड किया जा सकता था, बचा जा सकता था। और कैसे? थोड़ी सी केयरफुलनेस के साथ में, फोरसाइट के साथ में और प्लानिंग के साथ। समझ गए ना? केओस का मतलब होता है अराजकता, ऊपर आपने वर्ड देखा अपहेवल, पेंडेमोनियम, सब इसके सिनोनिम है। कन्फ्यूजन आप जानते हैं। इनएविटेबल मतलब जिस चीज़ को अवॉइड ना किया जा सके। अब अराजकता तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी अगले कुछ हफ्तों तक। अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, इन दोनों की वर्ब है केओस और कन्फ्यूजन की, कुड हैव बीन अवर्टेड। फोर साइड मतलब, फोर मतलब पहले से, साइड मतलब नज़र। जब किसी चीज़ पे आप पहले से नज़र रखते हैं, पहले से आप ध्यान रखते हैं, आप केयरफुलनेस रखते हैं, अपनी प्रूडेंस को दिखाते हैं, सावधानी को दिखाते हैं, फोरसाइट को। फोरसाइट किसी की वर्ब नहीं है, मैंने गलत कलर दे दिया, इसको सही कर दूँ। कह रहा प्रैग्मेटिज्म एंड प्रिपेयर्डनेस शुड रिप्लेस होप दैट रन्स ऑन नथिंग ऑन मोर देन हाइप। कह रहा प्रैग्मेटिज्म होता है रियलिज्म, एकदम प्रैक्टिकलिटी, किसी चीज़ को बिल्कुल वैसे करना जिस चीज़ की उसकी ज़रूरत हो मौके के हिसाब से। समझ गए ना? कह रहे व्यवहारिकता जो है ना और प्रिपेयर्डनेस जो है, जो तैयारी है, ये रिप्लेस करना चाहिए इन दोनों चीज़ों को, उस होप को, उस आशा को। वो आशा जो रन कर रही है किसी भी चीज़ पे नहीं, सिवा और किस चीज़ के, हाइप के, एडवर्टाइजिंग के। तो सरकार एडवर्टीजमेंट तो खूब करती है ना, हमने ये कर दिया, ये हो गया, ये कर देंगे, ये सारी हाइप जो है ना, इसके ऊपर होप टिकी हुई है हमारी आज। कह रहा है बिल्कुल गलत बात है ये, सरकार के झूठे वादों पे होप नहीं होनी चाहिए। हमारी होप को इस चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए सरकार की सटीक तैयारी से और प्रैग्मेटिज्म से, व्यवहारिकता से, है ना। जो ज़रूरी है वो करो, सिर्फ जो है
बिना बात के वादे पब्लिक से मत करो, समझ गए। हाइप वर्ड को नोट कर लेना, एडवर्टाइजिंग प्रमोशन को बोलते हैं, एकदम प्रचार को बोलते हैं हाइप। आर्टिकल थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा क्योंकि सिंपल आर्टिकल था। अब जो टाइम बचा है अपने पास उसमें अपने कर लेते हैं क्विज़ को सॉल्व। कभी कभी मैं आपको नहीं करवाता हूँ, है ना, रीज़न यही होता है क्विज बिल्कुल सिंपल बनाया होता है, उस दिन मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ, है ना। आज थोड़ा सा टेढ़ा है, कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज़ हिट द कंट्री कोजिंग अ या एन, अब जो भी आप लगाओगे, एनार्किस्ट, डिसऑर्डरली, पेंडेमोनियम, अपहेवल्स एट सच ए टाइम व्हेन द कंट्रीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर is anywhere, is nowhere, and anywhere isn't nowhere near ready to manage the surge of patients। पहले एक बार रिपीट, पहले इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ फिर देखेंगे क्या करना है। कह रहा है दूसरी जो लहर है कोविड-19 की उसने हिट किया कंट्री को, और कैसे किया भाई, कोज करते हुए इस चीज़ को, अब जो चारों में से लगाओगे वो चीज़ यहाँ पे लग जाएगी। ऐसे एक वक्त पे, एट सच अ टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है, रेडी नहीं है मैनेज करने के लिए एक उछाल को, एक लहर को, सर्ज को पेशेंट्स की, समझ गए। अब देखो मुझे बताओ सेकंड वेव ने हिट किया कंट्री को क्या कॉज करते हुए, क्या इन चारों में से क्या चीज़ को वो कॉज करेगी। देखो अपहीवल का मतलब होता है तबाही, डिसऑर्डर ये होती है तबाही, डिसऑर्डरली मतलब एक एडजेक्टिव बना दिया। हमें यहाँ पे एक नाउन चाहिए, डिसऑर्डरली का कोई भी काम नहीं है। एलवाई लगा है ना पीछे, नाउन के आगे एलवाई लगा तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा तो बन गई एडवर्ब। तो एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे नाउन चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं है। एनार्किस्ट, देखो एनार्की चाहिए हमें यहाँ पे, एनार्की मतलब अराजकता, ऐसे बनेगी एनार्की, एनार्की एनार्की। तो एनार्की होता तो ठीक है, एनार्किस्ट का मतलब है अराजकतावादी, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब बचा पेंडेमोनियम और अपहेवल्स, ए एन लगा है तो हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा, अपहेवल्स नहीं आ सकता, पीछे एस नहीं लगेगा, बचा और बचा सिर्फ पेंडेमोनियम, ठीक है ना। तो कंट्री को हिट किया है कोज करते हुए एक तबाही को, पेंडेमोनियम को, समझ गए। हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिट, हिट हिट हिट, कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी रेडी नहीं है मैनेज करने के लिए सर्च को। हमें यहाँ पे एक नेगेटिव चाहिए, डबल नेगेटिव नहीं चाहिए, सिंगल नेगेटिव चाहिए। इज़ और एनीवेयर तो पॉजिटिव है, इज़ प्लस में नोवेयर नेगेटिव है, इज़ नॉट प्लस में नोवेयर डबल नेगेटिव है, और आंट प्लस एनीवेयर जो है नेगेटिव है। पर ध्यान देना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में आर नॉट नहीं आ सकता, है तो ये नेगेटिव लेकिन इसके साथ में आएगा इज़। सी मेरा आंसर नहीं है। इज़ नॉट और नोवेयर ये तो डबल नेगेटिव है, नो यहाँ भी आ गया, इजेंट में भी आ गया, ये भी मेरा आंसर नहीं है। बचा सिर्फ ये और ये, इनमें से नेगेटिव है इज़ नोवेयर नियर रेडी, समझ गए ना। बिल्कुल भी रेडी नहीं है इसलिए मैं इज़ नोवेयर लगाऊंगा, अगर रेडी होता तो मैं लगाता इज़ एनीवेयर। चलो आगे बढ़ेंगे, बी आपका आंसर है, सिंगल नेगेटिव चाहिए, डबल नेगेटिव नहीं चाहिए। कह रहे इंस्टेड ऑफ डैश द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडमिक द गवर्नमेंट स्पेंड इट्स टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन इलेक्शनियरिंग। कह रहे बजाय इस काम को करने के, इंस्टेड ऑफ, और किस काम को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस चीज़ को करने के, जो भी आप करोगे इन चारों में से, और कब, एक साल में पहली वेव के बाद में पैंडमिक की। कह रहे इस काम को करने की बजाय सरकार ने स्पेंड कर दिया अपना सारा टाइम और सारे रिसोर्सेज इलेक्शनरिंग पे, कैंपेनिंग पे, सारा का सारा टाइम और रिसोर्सेज सरकार ने सरकार बनाने पे, इलेक्शन जो है करवाने पे लगा दिया। अब इंस्टेड ऑफ के बाद में क्या लगाओगे भाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे ऊपर लाना है। स्केल अप भी होता है, लेवल अप भी होता है, रैचेट अप भी होता है ना। लेकिन ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, समझ गए ना। ये चारों ठीक है लेकिन इनकी फॉर्म गलत है। आईएनजी फॉर्म जो है ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में जीरेंट जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सी बनेगा, सी आपका आंसर है, ठीक है। करत गवर्नमेंट स्पेंड, ये तो हो गया ना। अब देखो गवर्नमेंट ने कैसे स्पेंड किया अपने टाइम को, लेटिंग द सेकंड वेव टू स्प्रेडिंग या टू स्प्रेडेड द नेशन अनहिंडर्ड। सरकार ने ये काम किया इजाज़त देते हुए सेकंड वेव को कि वो फैल जाए पूरे देश में बिना रुके, अनहिंडर्ड वे में। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगाना है सेकंड वेव के लिए कुछ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेट नाम की वर्ब हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेगी, वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव, लेटिंग द सेकंड वेव स्प्रेड, ठीक है ना। टू स्प्रेड नहीं आ सकता, टू स्प्रेडेड नहीं आ सकता, स्प्रेडिंग नहीं आ सकता, सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आएगा। कह रहा सेवरल स्टेट्स हैव एंडेड अप इम्पोजिंग डैश लॉकडाउन्स। बहुत सारी स्टेट्स ने एंड अप हुआ है, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं इसी जगह आकर रुकी हैं, इसी मुकाम पे इम्पोज करने पे लॉकडाउन्स को। अब देखो लॉकडाउन्स कैसे होंगे, स्ट्रिंजेंट होंगे, स्ट्राइडेंट होंगे, इंट्रीजिंग होंगे, अंडरलाइंग होंगे। देखो लॉकडाउन्स होते हैं बहुत ज़्यादा कड़े, स्ट्रिंजेंट नाम का वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, समझ गए ना। स्ट्राइडेंट जो है उसका मतलब होता है
बहुत ही कानों को बहरा कर देने वाला, बहुत ही लाउड होता है स्ट्राइडेंट। इंट्रेंजिंग होता है अंदर छुपा हुआ, अंडरलाइंग होता है अंदर छुपा हुआ। लॉकडाउन जो छुपे हुए थोड़े ना होते हैं, तो इन दोनों का कोई काम नहीं है। कह रहे वाइल द पुअर हैज़ आर इज या हैव वंस अगेन बिन लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्फ। फेंड फॉर देमसेल्फ का मतलब है अपने आप के भरोसे होना, अपने हिसाब से अपने जो है आगे को देखना, है ना। कह रहे जबकि जो गरीब लोग हैं वो फिर एक बार छोड़ दिए गए हैं कि वो अपने हाल पे छोड़ दिए गए हैं ना। फेंड फॉर देमसेल्फ का मतलब यही होता है अपने हाल पे छोड़ दिया जाना। अब देखो द पुअर कॉमन प्लूरल नाउन है, इसके लिए वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब है यहाँ पे आर और हैव। अगर मैं आर लगाऊँ तो आर बीन लेफ्ट, और हैव लगाऊँ तो हैव बीन लेफ्ट। ध्यान देना यहाँ पे आर बीन नाम का कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं है। आर बीन लेफ्ट ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वंस अगेन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बीच में आई हुई है हेल्पिंग और मेन वर्ब के। तो क्या करना है भाई, यहाँ पे लगाना है हैव बीन लेफ्ट। समझ गए ना। वाइल द पुअर, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कॉमन प्लूरल नाउन है, वो एक बार फिर से छूट गया है। और कैसे, फेंड फॉर देमसेल्फ करने के लिए अपने हाल पे। थोड़ा सा मुश्किल बनाया था क्विज़ को, जरूर से अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 6 आपको कितना मिला। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।